नमस्कार आप सभी को। आज हमने इससे जो पिछले हमने पढ़ाया था प्रश्नावली 1.1 का, हम चौथे सवाल तक पहुंच गए थे। और चौथे सवाल में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताया, उनके संबंध के बारे में बताया आपको। आज हम एक ऐसे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको समझे आप। ये सवाल है, आप पहले सवाल को समझ लें। प्रश्नावली 1.1 चल रही है, आप सभी को बताया। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, अब प्राकृत संख्या होती है नेचुरल नंबर, आपको मैंने प्राकृत पूर्ण पूर्णांक संख्याओं का बता रखा है, वो इसलिए बताया था। प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n यानी जो होती है वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती है। इसकी डिफिनेशन ये है कि जो संख्या गिनने में काम आए, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 5। संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n यानी 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है। शून्य पर समाप्त होने का मतलब जैसे 10 वो शून्य पर समाप्त हो रहा है, 20 वो शून्य पर समाप्त हो रहा है, 100 वो शून्य पर समाप्त हो रहा है, 50 वो शून्य समाप्त। लेकिन अगर जैसे बात करें पर 55 की, तो 55 शून्य पर समाप्त नहीं होता, यानी 55 में अंक पहला 5 आता है। तो ये हम डिटेल इसकी हम पढ़ेंगे। तो आप देखिए इस सवाल को, पहले तो हम नेचुरल संख्या लिखते हैं। प्राकृत संख्या जो होती है वो क्या आती है? प्राकृत संख्या जो होती है वो होती है 1 से शुरू, 1 2 3 4 5 और जाती है अनंत तक, इन्फिनिटी तक। तो ये प्राकृत संख्या है। अब इस सवाल में क्या आप देखिए, आप ये बड़ा गहराई वाला सवाल है लेकिन सिंपल है। इस सवाल का हल मैं आपको बता देता हूं पहले, फिर क्यों हमने किया हल। अगर आपको इसी तरीके का कोई सवाल आ जाए तो आप समझिए कि 6 की पावर n, यानी 6 तो आधार है और n जो घात है, यानी 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी यदि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होंगे। अब आप देखिए 6 की घात n जो अंक होता है, 6 की पावर n होता है, ऐसे सवाल जब आते हैं तब आप गौर कीजिए कि 6 की पावर n, या एक उदाहरण भी है 4 की पावर n, हमको आधार पकड़ना है। और 6 के गुणनखंड में, यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड में यदि 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग जा रहा है 3, 3 का भाग जा रहा है 1। अब 6 के अभाज्य गुणनखंड आप देखें तो 2 और 3 आ रहा है, यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। 5 अगर आ जाता तो वो शून्य पर समाप्त हो जाती। तो हम यहां लिखेंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में, 6 का अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिया, तो हम यहां लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आते, अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, यानी 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब आप देखिए ये अपना सवाल हो चुका है, हल तो हो चुका है। आप इसको रटे भी नहीं, मैं आपको इसको कारण बताऊंगा। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 आते हैं तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है, और अगर किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 × 5 नहीं आते हैं तो वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसका कारण एक सीधा साधा ये है कि जैसे अगर किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 × 5 आ जाता है तो 5 का 2 से गुणा करने पर आ जाता है 10, और 10 को आप कितनी ही घात लगा दो, 10 को आप कितनी ही घात लगा दो तो 5 दूआ 10, 10 का आप एक घात लगाओगे तब भी 10 आएगा, यानी शून्य पर समाप्त होती है।
10 की आप 2 घात लगाओगे तब भी 0 पर समाप्त होती है। 10 की आप 3 घात लगाओगे तब भी 1000 यानी 0 पर समाप्त होती है। मैं इसके डिटेल्स में थोड़ा बता देता हूं आपको। जैसे अगर इस 6 के अभाज्य गुणनखंड में या हम इस किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में यदि हम आपको जैसे 2 इंटू 3 इसमें आ रहे हैं, अगर इसमें 5 भी आ जाता, अगर इसमें 5 भी आ जाता तो 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। अब 30 की पावर n करते हम, तो n सबसे पहले हम करते 1, तो 30 यानी 0 पर समाप्त हो गया। 30 की पावर 2 करते यानी 900, यानी ये भी 0 पर, ये 0 पर समाप्त हो रहा है। देखिए आप 30 की पावर अगर n की जगह 3 करते तो 30 इंटू 30 इंटू 30 यानी 30 इंटू 30 इंटू 30, तो 3 जीरो तो ये और 3 3 9 3 27, यानी ये पर जीरो पर समाप्त होती है। तो आप सीधा साधा ये अर्थ समझ ले, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, सीधी साधी आप बात समझ ले, ये लैंग्वेज लिख दें कि 6 की पावर n किसी भी संख्या यानी बेस अपन को पकड़ना है 0 पर समाप्त होगी यदि 6 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने में अगर 2 इंटू 5 आते हैं, और यदि 2 या 5 2 इंटू 5 नहीं आते हैं तो हमारे ये जो 6 की पावर n है या 4 की पावर n है ये 0 पर समाप्त नहीं होती है। ये हम पूरा डिटेल्स में, अब इसको आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है परीक्षा में, आपको केवल ये लिखने की जरूरत है कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी यदि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 5 आता है। 2 इंटू 5 नहीं आ रहा है, और आप अगर गौर करें तो 6 की पावर हम 1 ले ले तो 6 0 पर समाप्त तो नहीं होती। 6 की पावर अगर 2 ले ले तो 36 0 पर समाप्त नहीं होती। 6 की पावर 3 ले ले तो 216 0 पर समाप्त नहीं होती। ये 0 पर समाप्त नहीं होती। हमें 0 पर समाप्त करना है, हमें इसके अलावा किसी अंक से समाप्त नहीं करना। तो 0 पर समाप्त करने का ये बहुत अच्छा सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इससे जुड़ा हुआ एक उदाहरण है, मैं उदाहरण भी बता देता हूं आपको। उदाहरण है इसका 4 की पावर 1, सेम टू सेम है, और ऐसा कैसा उदाहरण है, सेम टू सेम सवाल है, मैं आपको बता दे दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए एक उदाहरण है, इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। मैं इसमें चेंज कर देता हूं एग्जाम्पल। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए मात्र यहां 4 की पावर n है, 4 की पावर 1 तो सेम टू सेम ये रहेगा, प्राकृत संख्या भी है। अब यहां आपको केवल ये लिखना है 4 की पावर n 0 पर समाप्त होगी यदि 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 5 होंगे। अब जैसे अपन ने यहाँ 6 का किया, आप यहां 4 का गुणनखंड करेंगे तो आपके 4 के गुणनखंड में 2 इंटू 2 आ रहा है। तो यहां आप लिख देंगे 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 5 नहीं आता, अतः 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब 4 का भी आप जांच करके देख ले, तो देखिए 4 की पावर 1 आता है 4, 4 की पावर 2 आता है 16, 4 की पावर 3 आता है 64। अब ये देखिए आप 0 पर समाप्त नहीं होती। अतः इस तरह के सवाल आ जाए तो केवल आपको ऐसा करना है कि जो आधार होता है उसको आधार के गुणनखंड करना है। यदि आधार के गुणनखंड में 2 इंटू 5 आता है तो 0 पर समाप्त करना है, लिखना है, ऐसा लिखना है। और अगर 0 पर अगर 2 इंटू 5 नहीं आता है तो वो 0 पर समाप्त नहीं हो। ये 2 सवाल आपके इसमें जुड़े हुए थे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। इसमें आपको समझे, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य और अभाज्य का मैंने जो क्लास बताई थी उससे इससे निचोड़ निकलेगा।
भाज्य संख्याएं जो होती है आप पहले संदर्भ लें, जैसे हमने वहां प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा था इससे पहले सवाल में। यहां भाज्य संख्या थी, भाज्य संख्याएं हमने वहां भाज्य और अभाज्य का पूरा एक वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी आप देखिए भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, और इनको हम कहते हैं संयुक्त संख्याएं। इनको हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं। संयुक्त संख्या कह दो, भाज्य संख्या कह दो, कंपोजिट नंबर कह दो। ये संयुक्त संख्या में क्या होता है, भाज्य संख्या में क्या होता है, भाज्य संख्या यदि होगी तो उसमें एक गुणनखंड आएगा, गुणनखंड हमें आएगा उसमें, यानी वो प्रत्येक भाज्य संख्या जो गणित की आधारभूत प्रमेय हमने पढ़ाई थी वॉल्फ्राइड-गॉस की सबसे पहले, उसमें आपने देखा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में हम गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए उसी प्रमेय से ये सवाल होगा। तो देखिए पहला 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब इस पर गौर कीजिए, ये पक्ष है पहला पक्ष और ये दूसरा पक्ष है, बीच में प्लस लग रहा है। आप अगर गौर कीजिए तो इन दोनों में 13 का भाग जा रहा है। 13 का भाग अगर जाता है, 13 कॉमन आता है, तो 7 गुणा 11 गुणा 13 बाहर निकल गया, तो 1 प्लस 1, ये 13 बाहर निकल गया। अब इसको देखो तो 13 गुणा, अब इसको गुणा करें तो 11 को 7 से गुणा करेंगे 77, और 77 में 1 जोड़ेंगे 78। यानी आप अगर गौर कीजिए तो ये जो संख्या है इसका बदला हुआ रूप ये है। अब ये जो संख्या है ये इसमें 13 जो है वो अभाज्य संख्या है और उभयनिष्ठ गुणनखंड भी है। तो अगर आप गणित के आधारभूत प्रमेय देखें, फंडामेंटल थ्योरम्स, तो उसमें देखेंगे प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हम बता सकते हैं। अब आप देखिए 13 जो है वो अभाज्य संख्या है और 78 जो है वो भाज्य संख्या है। तो हम यहाँ 13 हमें मिल चुका है, दोनों में मिल रहा है, 13 हमें डिवाइडेशन हो रहा है, इस संख्या में 13 का भाग जा रहा है, 13 गुणनखंड आ रहा है। अतः ये जो संख्याएं हैं, अतः यह संख्या भाज्य। क्यों भाज्य है? इसका कारण है कि इसमें 13 गुणनखंड मिल रहा है, 13 जो है वो कॉमन मिल रहा है। चलिए दूसरी संख्या हम लेते हैं, 7 इंटू 11, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। अब इसमें भी आप गौर कीजिए, ये पहला पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है, दोनों में 5 कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 बाहर निकल गया, 1 आ रहा है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये 5 बाहर निकल गया। ये इसमें से 5 बाहर निकला तो ये 5 की जगह हम 1 ले लेते हैं, 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1। अब इसमें भी 5 हमारा, इसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, गुणा कर सो तो कर ले, लेकिन इसमें आप देखिए इस संख्या में 5 कॉमन मिल रहा है, 5 का भाग जा रहा है, और 5 जो है वो कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 5 हमें, जैसे ये 13 मिल रहा था वहां 5 मिल रहा है, 5 गुणनखंड मिला है, अतः 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 जो है वो कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। ये हमारा सवाल है, इसमें गणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग हुआ है। साफ सीधी बात, गणित के आधारभूत प्रमेय आपने पढ़ी होगी, मैंने वीडियो बनाया था उसके बारे में।
गणित के आधारभूत प्रमेय का मतलब यह है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में हम लिख सकते हैं। ये प्रत्येक भाज्य संख्या है, दोनों हमें भाज्य बतानी है तो इसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख लिया। यही सवाल है और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और आइए हम इसके बाद का प्रश्नावली 1.1 का अभ्यास 1.1 का आखिरी सवाल देखते हैं। और आखिरी सवाल आप देखिए, अब ये जितना बड़ा सवाल है उससे छोटा इसका हल है, इसका आंसर है। देखिए पूरे सवाल को पढ़े पहले, फिर हम अर्थ हल इसका शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए, समझिए, डेफिनेशन थ्योरिकल सवाल है, पढ़िए इसको। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, यानी कोई खेल का मैदान है, उस मैदान के चारों ओर एक पथ है। मैं एक, जैसे ये खेल का मैदान है वर्ताकार, इस खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। ये मैंने पथ बना दिया इसका, ये इसका ये पथ है, ये इसका पथ है। अब इसके ये वर्ताकार, जैसे कि हमारे गांव में, कस्बों में, खेल के मैदान में, स्टेडियम में एक वर्ताकार उसके चारों तरफ पथ होता है, तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, मैंने पथ बना दिया। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया एक लड़की है, उसको 18 मिनट लगते हैं, यानी एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि तेजी से चक्कर लगाता है, तो रवि 12 मिनट लगाता है एक चक्कर में, और सोनिया 18 मिनट लगाती है। चलिए मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी अब हमें एक स्थान मानना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक स्थान मानता हूं कि मान लीजिए कि वे दोनों यहां से चालू कर रहे हैं, यहां से वे दोनों अपनी अपनी यात्राएं चालू कर रहे हैं, और ये उनका पथ है। यहां से चालू कर रहे हो एक ही समय, जो हम निर्धारित समय है, एक ही समय और एक ही स्थान, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तथा एक ही दिशा में चल रहे हैं। यानी दोनों, अगर वो सोनिया इधर से इधर चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो रवि भी एंटी क्लॉकवाइज ही अपना चक्कर लगा रहा है, मतलब इस दिशा में दोनों मान लो चक्कर लगा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी बहुत सीधा सवाल है, यानी एक चक्कर लगाया 18 मिनट लगे, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, तो वो सवाल ये उसका ये है कि सोनिया और राहुल जो है वो कितने समय बाद दोनों यहीं पर मिलेंगे, अपने पुनः यानी दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सबसे सीधा सवाल है, इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीकों को बता देता हूं। अब ये सोनिया है, ये सोनिया जो है वो एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में, यानी पहला चक्कर 18 मिनट, अब दूसरा चक्कर लगाएगी 36 मिनट, ठीक है, 36 मिनट, फिर तीसरा चक्कर लगाएगी, तो ये तो हमें 18 के गुणज लिखने हैं, 18, 36 और 54, यानी ये हो गया। रवि जो है वो रवि पहला चक्कर लगा रहा है 12 मिनट। अब देखिए सोनिया 18 मिनट में यहां आएगी, फिर 18 मिनट में फिर से यहां जाएगी। रवि जो है वो 12 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, यानी 12 मिनट में रवि यहां पहुंचाएगा, तो सोनिया यहीं पहुंचेगी। अब वापस अगर रवि काटेगा तो दूसरा चक्कर लगाने में रवि को 24 मिनट लग रहे हैं, और तीसरा चक्कर लगाएगा 36 मिनट। अब आप गौर कीजिए, हमें प्रश्न यह है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी हमारा ये आंसर आ गया है 36, दोनों का 36। यानी आप समझे कि सोनिया एक चक्कर लगाएगी, फिर दूसरा चक्कर लगाएगी, यानी यहां पर पहुंचने में सोनिया को 2 चक्कर लगाएगी 18 मिनट में, लेकिन रवि
एक चक्कर, दूसरा चक्कर और तीसरा चक्कर, यानी उसी 36 मिनट में रवि 3 चक्कर लगा देगा। और हमारा क्वेश्चन पूर्ण प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कितने समय बाद मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद सोनिया 36 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी, 2 चक्कर, और रवि 3 चक्कर। अतः दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। कहां मिलेंगे, कह भी रहा है वो प्रारंभिक स्थान पर मिलने चाहिए। टकरा इधर रास्ते में अगर क्रॉस हो गए तो उसका कोई महत्व नहीं, हमें प्रारंभिक स्थान पर हमें मिलना चाहिए, यानी दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36। अब इसका इस प्रश्नावली से क्या संबंध है, इसमें तो न तो ल से ज्ञात हुआ, न में से ज्ञात हुआ, न भाग गुणज हुआ, ऐसा नहीं है। इसमें हमने 18 के निकाले गुणज और 12 के भी निकाले गुणज, और सबसे छोटा गुणज जो था वो हमारा 36 आया। अतः हमने गुणज का मतलब एलसीएम, इनके मल्टीप्लाई निकाले, मल्टीप्लाई का मतलब एलसीएम निकाला, और हमने लघुत्तम सबसे छोटा जो रखा वो रखा। अतः 18 और 12 का हमने निकाला एलसीएम, तब जाके हमारा 36 आया। अब 18 और 12 का आप एलसीएम निकालो तो इसका ये दूसरा तरीका, सबसे पहले 2 का भाग देंगे 9 बार 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 9 बार 3 बार, फिर 3 का देंगे 3 बार 1 बार, और 3 का देंगे 1 बार 1 बार। अतः 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 4 3 12 12 3 36, यानी 18 और 12 का लसा कितना है, 36। तो एक तरीका यह है कि दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे, दोनों 36 मिनट बाद में। आप इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हो, और आप इस सवाल को 36 और 12 का 18 और 12 का लसर ज्ञात करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी पूरा एक चक्कर 18 मिनट, फिर दूसरा 36 मिनट, 2 चक्कर में ही आ जाएगा। इतने में रवि तीसरा चक्कर काटेगा तो वो प्रारंभिक बिंदु पर ही आ जाएगा, समझिए। सोनिया को 18 मिनट लगे, फिर 18 मिनट लगे, 36 मिनट में ही आएगी, सोनिया की बात खत्म। रवि पहला चक्कर 12 मिनट में, फिर 12 मिनट में, फिर 12 मिनट में, यानी 12 3 36, यानी 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है। ये हमारा सवाल है, ये हमारी प्रश्नावली 1.1 है। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके 2 तरीके हैं, ये मैंने वर्ताकार पथ समझाने के लिए बताया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी तरह से हमारी प्रश्नावली 1.1 खत्म होती है, और हम 1.2 खत्म करने से पहले, 1.2 शुरू करने से पहले आप सभी से सलाह देंगे कि हमारा एक वीडियो है परिमेय अपरिमेय और सहभाज्य संख्याओं का, परिमेय और अपरिमेय का वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसी कमेंट में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वह भी हमारी प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या का रेशनल इरेशनल का पूरा वर्णन है, उसको पढ़ें, उससे आपको प्रश्नावली 1.2 अभ्यास 1.2 ज्यादा समझ में आएगा। तो ये प्रश्नावली 1.1 हमारी हुई है, इसमें हमने लेसअप है, मैसअप है, आवाज गुणनखंड, गणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ा है, और आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जय हिंद।